हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि एग्ज़ाम दिसंबर और जनवरी में करवाया जाएगा और आपका बहुत ही जल्द फॉर्म भी भरवाने शुरू हो जाएंगे सीटेट के द्वारा। तो सभी लोग अपनी तैयारी अगर कर ही रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि हिंदी में आते हैं 15 नंबर का गद्यांश और पद्यांश। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है गद्यांश और पद्यांश की, जिसमें हम लोग अपने 15 क्वेश्चन करने वाले हैं और आप लोगों को ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं गद्यांश और पद्यांश में, और किस प्रकार से उन क्वेश्चनों का आंसर देना है बहुत ही जल्दी में। तो चलिए सभी लोग इसको पढ़िए एक बार। ये आपके सामने लिखा हुआ है एक गद्य खंड कि मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई तब भी काफ़ी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। कहने का मतलब है कि मानव विकसित हो चुका था, संख्याओं का आविष्कार कर लिया था, उसके बाद भी कई सालों तक, हजारों सालों तक शून्य का आविष्कार नहीं हो पाया था। शून्य की अवधारणा जब आ गई, यानी कि शून्य जब बन गया, तो भी काफ़ी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है, हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। मनुष्यों ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा है, बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया है। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है, और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। अगर हम शून्य को 1, 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों से संबंध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता। कहने का मतलब है कि आप लोगों को कोई भी गद्य खंड हो या पद्य खंड हो 2 बार पढ़ना है, तो हम लोग इसको 1 बार पढ़ चुके हैं, तो आप लोग एक बार इसको स्वयं पढ़िएगा, ऊपर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई तब भी काफ़ी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है, हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। आगे लिखा है, मनुष्यों ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा, बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया है। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है, और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। अगर हम शून्य को 1, 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों से संबंध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता। अब ये छोटा सा पैराग्राफ है, हो सकता है इससे बड़ा भी आपके एग्जाम में आ जाए, तो आपको 2 बार पढ़ लेना है और पूरा का पूरा कंटेंट अपने दिमाग में याद रखना है कि क्या क्या इसमें बताया गया है और किस चीज़ के बारे में चर्चा की जा रही है। अब हम लोग करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर लीजिए अपने साथियों के पास में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, शून्य प्रकृति प्रदत्त है। दूसरा ऑप्शन लिखा है शून्य मानव जनित आविष्कार है। तीसरा ऑप्शन लिखा है शून्य की गणना मानव ही कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है शून्य मूर्त अवधारणा है। तो सभी लोग आंसर करिएगा, शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है। सभी लोग एक बार बताइए। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए क्या पढ़ चुके हैं। लिखा था कि शून्य की अवधारणा तो की गई है, लेकिन शून्य क्या है, प्रकृति प्रदत्त नहीं है। ये देखिए लिखा है, क्या नहीं है, हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है, लेकिन ये प्रकृति के द्वारा हमें नहीं दिया गया, यानी कि प्रकृति प्रदत्त नहीं है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका कट जाएगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सभी लोग पढ़िए, शून्य मानव जनित आविष्कार है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी अगर इस क्वेश्चन का आप लोग कर रहे थे तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शून्य का आविष्कार मानव ने अपनी सुविधा के लिए किया है, ना कि ये शून्य क्या है, प्रकृति प्रदत्त है। इन चारों में जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शून्य मानव जनित आविष्कार है। इसको मानव के द्वारा बनाया गया है शून्य को। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सभी लोग पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 92 है। लिखा है, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है। संख्याओं के संदर्भ में ऐसी कौन सी अवधारणा है जिसको समझाना सबसे कठिन है। पहला ऑप्शन लिखा है शून्य सबसे बड़ी संख्या है। दूसरा ऑप्शन लिखा है शून्य एक से बड़ा है। और जो तीसरा ऑप्शन आपका लिखा है शून्य एक से छोटा है। और चौथा ऑप्शन लिखा है शून्य जोड़ा जा सकता है। सभी लोग आंसर करिए, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है। मनुष्य ने शून्य का आविष्कार तो कर लिया था, लेकिन शून्य का आविष्कार होने के बाद में इस चीज़ को समझना बहुत ही कठिन था कि शून्य जो है वो क्या है, एक से छोटा है या फिर एक से बड़ा है। ये देखिए लिखा है, आप लोग सभी लोग देखिएगा, यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है
इस चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा है, ये देखिए आपके सामने, यह सीखना सबसे मुश्किल था कि शून्य जो है वो 1 से छोटा है। सभी लोगों ने अब तक देख लिया होगा। नीचे देखिए यहाँ पर, जहाँ पर हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये देखिए लिखा है कि सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य 1 से छोटा है। आप सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं। लिखा है कि शून्य सबसे बड़ी संख्या है, शून्य 1 से बड़ा है, शून्य 1 से छोटा है, या फिर शून्य जोड़ा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह समझना बहुत ही कठिन था सभी लोगों के लिए कि शून्य जो है वो 1 से छोटा है या फिर बड़ा है। यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य क्या है, 1 से छोटा है। इस चीज़ को समझाने में काफ़ी कठिनाई आई सभी लोगों को समझने में या फिर समझाने में। तो ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए। लिखा है कि विश्व में किसने सबसे पहले शून्य की संख्या के रूप में मान्यता दी? विश्व में सबसे पहले किसने शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी? मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका, भारत या फिर यूरोप? यह भी देखिए यहीं पर लिखा हुआ है। देखिए यहीं पर लिखा है सबसे पहले भारत ने, ये देखिए कहाँ पे लिखा है, सभी लोग देखिएगा, हम अंडरलाइन कर रहे हैं। लिखा है सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। ये देखिए आपके सामने लिखा है, यहाँ से आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो आप लोग देख लेंगे खुद। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में क्या दी थी? मान्यता दी थी। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका 93 वाला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? विश्व में किसने सबसे पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी थी? तो सबसे पहले भारत ने शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 94, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा है शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है, इसका आशय क्या है? शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार है और एक वास्तविकता है, इसका आशय क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। सही आंसर क्या है? पहला ऑप्शन लिखा है यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। दूसरा ऑप्शन है संख्याओं में महत्वहीन स्थान धारक है। तीसरा ऑप्शन लिखा है यह दिखाई देता है पर इसे किसी शब्द में सुन नहीं सकते। और चौथा ऑप्शन है यह अदृश्य है पर इसे सुन सकते हैं। तो सभी लोग आंसर करिए। शून्य एक ही समय पर एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है, इसका आशय क्या है? आंसर करिएगा सभी लोग एक बार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर हम निशान लगा रहे हैं रेड कलर का। लिखा है शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य 1 से छोटा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। अगर हम शून्य को 1, 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों से संबंध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे कि कोई संख्या है, मान लीजिए आपके सामने एक बैट रखा हुआ है या फिर एक गेंद रखी है, आप गिन लेते हैं 1 गेंद है, 2 गेंद है, 3 गेंद है। लेकिन जहाँ पे कोई चीज़ नहीं रखी है वहाँ पर आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पर गेंद नहीं रखी है तो ये 0 हो गया? तो इस प्रकार से हम शून्य को गिन नहीं सकते हैं कि जहाँ पे कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे 1 0 लगा दें, दूसरी चीज़ नहीं 2 0 लगा दें, तो हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई वस्तु रखी, जैसे मान लीजिए आपके सामने 3 बॉल हैं तो आप लोग यहाँ पे संख्या गिन लेते हैं 1, 2 और 3, यानी आप लोगों ने संख्या को मूर्त रूप में देख लिया 1, 2 और 3। तो आप लोग 0 को नहीं देख सकते हैं मूर्त रूप में। कहने का मतलब है यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 के लिए। शून्य को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन इसका अस्तित्व जो है वो जरूर विद्यमान है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक क्यों नहीं समझा? पहला ऑप्शन लिखा था मूर्त चीज़ों से शून्य की संबंधता न होना। दूसरा ऑप्शन है सभी वैज्ञानिकों द्वारा इसे मान्यता न देना। तीसरा ऑप्शन है पशुओं द्वारा इसकी समझ रख पाना। और चौथा ऑप्शन है इसका प्रकृति प्रदत्त न होना। तो ऐसा क्यों हुआ कि शून्य की अवधारणा आ जाने पर भी मनुष्यों ने इसे बहुत समय तक नहीं समझ पाया या फिर नहीं समझा? तो इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान आंसर है, अभी हम लोग इसकी बात भी कर चुके हैं। क्या इसका आंसर हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा एक बार। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि शून्य का किसी भी मूर्त चीज़ में हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ है तो ये 0 हो जाएगी, 0 नहीं होगी। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर शून्य होता है, लेकिन हम शून्य को कभी भी काउंट नहीं करते हैं। इसीलिए क्या है, शून्य मूर्त चीज़ों से शून्य की संबंधता ना होना, लोगों को इस चीज़ को समझने में काफ़ी समय लग गया।
इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। जहाँ पे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं हम उनको संख्या के साथ काउंट कर लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 15 है, 100 है, 200 है, लेकिन शून्य को हम कहीं पर भी काउंट नहीं करते हैं। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, हम ये नहीं बोलते कि यहाँ पे 0 है। इसीलिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए, लिखा है किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अव उपसर्ग नहीं है। अब आपको यह बताना है, उपसर्ग का मीन्स होता है वाक्य के या फिर शब्द के जो चीज़ आगे लगती है उसको बोलते हैं उपसर्ग, और प्रत्यय जो पीछे लगता है। देखिए मूल शब्द के जो आगे लगेगा वो हो जाएगा उपसर्ग। अब देखिए किस में लगा है, अवधारणा, अवधि, अवनीति और अवकाश। सभी लोग आंसर कीजिए, क्या अवधारणा में अव उपसर्ग लगा है या फिर नहीं लगा है, अवधि में अव लगा है या फिर नहीं लगा है, अवनीति में लगा है नहीं लगा है, अवकाश में लगा है या फिर नहीं लगा है। आपको सबसे पहले मूल शब्द छांटने हैं इन चारों में। अवधारणा में धारणा है मूल शब्द यानी इसमें अव उपसर्ग लगा है, अवनीति में नीति है मूल शब्द यानी इसमें अव लगा है, अवकाश में काश है मूल शब्द यानी इसमें अव लगा है, और अवधि में मूल शब्द अवधि है यानी इसमें अव का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर हम इसमें से अब अलग कर देंगे तो बन जाएगा धी, और धी कोई सार्थक वाक्य नहीं है। सार्थक वाक्य आपको छांटने होते हैं, अलग करने होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से, जिसका कोई अर्थ जरूर निकले उपसर्ग या फिर प्रत्यय निकालने के बाद में। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है उनका सबका बिल्कुल सही है। अवधि में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है 97, इसमें लिखा है कि इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। क्या इतिहास में ता लगा सकते हैं, क्या इतिहासता हो सकता है, या फिर क्या ऐतिहासिक हो सकता है, या फिर इतिहास से हो सकता है, या फिर इतिहासी हो सकता है। सभी लोग आंसर कीजिए। जब आप इन प्रत्यय को लगाएंगे तो इनका जो है सेंटेंस चेंज हो जाएगा। आप लोग लगा करके रखिए तो आपको पता चल रहा होगा कि इतिहास में अगर हम एक लगाएंगे तो बन जाएगा ऐतिहासिक। क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक बन जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इतिहास में अगर हम ता लगाएंगे तो क्या बनेगा, इतिहासता बन जाएगा। तो ये कोई वर्ड होता नहीं इतिहासता, इसीलिए इत भी कुछ नहीं होता है, इतिहास इत हो जाएगा और इतिहासी हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक हो जाएगा अगर हम इसमें एक प्रत्यय लगाएंगे। प्रत्यय कहाँ लगता है, मूल शब्द के पीछे लगता है, और उपसर्ग कहाँ लगता है, मूल शब्द के आगे लगता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा अपने दिमाग में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 98 लिखा है, वैज्ञानिक में मूल शब्द है। सभी लोग आंसर कीजिएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं मूल शब्द क्या होता है। मूल शब्द के आगे उपसर्ग होता है और पीछे प्रत्यय होता है। तो आप लोग बताइए वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या होगा। क्या विज्ञान होगा, क्या विज्ञानी होगा, क्या ज्ञान होगा, क्या विज्ञान होगा। सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोगों को आंसर भी करना है, और आंसर करिए एक बार सभी लोग। देखते हैं कौन कौन कर पा रहा है, कौन कौन नहीं कर पा रहा है। तो अगर वैज्ञानिक में देखें मूल शब्द क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। क्या होगा, सबसे बीच में आएगा ज्ञान। इसमें जो उपसर्ग लगा है वो क्या लगा है, आपका उपसर्ग लगा है वी, और जो आपका प्रत्यय लगा है इक। क्या लगा है, इक लगा है। तो आपका हो जाएगा मूल शब्द ज्ञान हो जाएगा। उपसर्ग इसमें वी लग जाएगा तो हो जाएगा विज्ञान, और एक प्रत्यय लग जाएगा तो हो जाएगा वैज्ञानिक। क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है उनका सही आंसर है वैज्ञानिक में मूल शब्द होता है ज्ञान, और उपसर्ग क्या होता है वी, और प्रत्यय क्या होता है इको होता है। इसको आप लोग याद रखेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे बन जाते हैं। आगे देखिए सभी लोग पढ़िए, स्वतंत्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। स्वतंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन लिखा है स्वाधन तंत्र, दूसरा ऑप्शन लिखा है सुधन तंत्र, तीसरा ऑप्शन लिखा है सुधन अतंत्र, और चौथा ऑप्शन लिखा है स्वतधन अंत। तो सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। स्वतंत्र का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, स्वाधन तंत्र। क्या हो जाएगा, स्वाधन तंत्र यानी स्वतंत्र। अब सभी लोग इस पद्यांश को पढ़िए। लिखा है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। सभी को आंसर करना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है पद्यांश। कितनी बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ लीजिए सभी लोग। लिखा है कि सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यों सोना ही सोना बरसाकर, मोल नहीं ले पाए इसको भीषण बादल। आगे लिखा है आसमान में गरज गरज कर धरती को ना कभी हर पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर उभर उभर आई है ऊपर, भूचालों भूकंपों से यह मिट ना सकी है। दोबारा हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है सूर्यास्त, लिखा है सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यों
सोना ही सोना बरसाकर मोल नहीं ले पाए इसको भीषण बादल। उसके बाद लिखा है आसमान में गरज गरज कर धरती को ना कभी हर पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर उभर उभर आई है ऊपर, भूचालों भूकंपों से या मिट ना सकी है। यानी यहाँ पर धरती की बात की जा रही है। अब हम लोग देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं और इनके आंसर क्या रहेंगे। सबसे पहला ही देखिए क्वेश्चन लिखा है इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात की गई है। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर धरती की बात की गई। किसकी बात की जा रही है? धरती की बात की जा रही है कि इस धरती पर हजारों लाखों बार सूर्य निकला, चंद्रमा निकला, भीषण बाढ़ आई, भूकंप आए, लेकिन ये धरती वैसी की वैसी ही बनी है। सिंधु में डूब डूब कर ऊपर आ गई, यानी बाढ़ आई, धरती पर सब कुछ हुआ, लेकिन पानी धीरे धीरे सूख गया, धरती फिर से ऊपर आ गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है, इस पद्यांश में मुख्यतः धरती की बात की जा रही है। आगे लिखा है धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। ऐसे कौन कौन से संकट हैं जो धरती पर आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। लिखा है प्रलय। प्रलय कहाँ आता है? धरती पर ही आता है। भूचाल कहाँ आता है? धरती पर आता है। भूकंप कहाँ आता है? धरती पर आता है। सिंध मीन्स होता है एक नदी का नाम है सिंधु। तो ये जो नदी है ये जो है धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। ये कोई संकट नहीं है सिंधु नदी। संकट क्या होते हैं? जिससे हमें खतरा हो, दिक्कत हो, परेशानी हो। प्रलय होना, भूचाल होना, भूकंप आना, ये सब पृथ्वी के लिए बहुत बड़े संकट माने जाते हैं। जबकि जो चौथा ऑप्शन है सिंध, ये क्या है? ये कोई संकट नहीं है, ये एक नदी का नाम है। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है धरती को कौन डुबोना चाहता है। देखिए लिखा है अत्यधिक वृष्टि, अत्यधिक गर्जना, अत्यधिक भूकंप या फिर अत्यधिक सिंध। सभी लोग आंसर करिए। धरती को कौन डुबोना चाहता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? धरती को कौन डुबोना चाहता है? धरती को डुबोना चाहता है अत्यधिक वृष्टि, यानी कि अत्यधिक बरसात जो है वो धरती को डुबोना चाहती है। लेकिन धरती क्या है? डूब डूब कर फिर से ऊपर आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया इस क्वेश्चन का है, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी लिखा होगा धरती को ना कभी डुबा पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर उभर उभर कर आई ऊपर। तो चाहे कितना भी बादल हो जाए, चाहे कितनी बारिश हो जाए, चाहे कितनी वृष्टि हो जाए, यानी कि बरसात हो जाए, धरती कभी भी नहीं डूबती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। धरती को कौन डुबोना चाहता है? धरती को अत्यधिक वृष्टि यानी अत्यधिक बरसात जो है डुबोना चाहती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 103 में लिखा है धरती अनमोल है, भाव पद्यांश की किस पंक्ति से अभिव्यक्त हो रहा है? या भाव पद्यांश की ऐसी कौन सी पंक्ति से हमें व्यक्त हो रहा है या फिर अभिव्यक्त हो रहा है कि धरती क्या है? अनमोल है। पहला देखिए आंसर लिखा है, पहला आंसर लिखा है कि सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यों बार होते हैं धरती पर। उसके बाद लिखा है उभर उभर कर आई है ऊपर। उसके बाद लिखा है मोल नहीं ले पाए इसको। और अगला वो लिखा है कि या मिट ना सकी। कहने का मतलब है कि धरती पर लाखों बार सूर्य अस्त हुए और सूरज निकले। धरती कई बार डूबी, कई बार धरती पर प्रलय आया, लेकिन धरती उभर उभर कर ऊपर आ गई। तीसरा ऑप्शन है कि इसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है धरती और ये कभी भी मिट नहीं सकती। ऑप्शन नंबर डी का ये मतलब है। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि धरती अनमोल है, हमें इन चार पंक्तियों में से ऐसी कौन सी पंक्ति है जिसको पढ़ करके ये लगता है कि धरती अनमोल है। तो आप लोगों को आंसर करना था इसके लिए ऑप्शन नंबर सी को, कि मोल नहीं ले पाए इसको कोई भी, चाहे कोई भी हो, धरती को कोई भी मोल नहीं ले सकता है और ना ही इसका कुछ कर सकता है कोई भी, चाहे सूरज हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे पानी हो, चाहे बरसात हो, चाहे भूकंप हो। एक समय के बाद में धरती स्वतः अपने आप ही अपना रूप, आकार, रंग सब कुछ पहले जैसा ही कर लेती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारी धरती क्या है? अनमोल है, इसको कोई मोल नहीं ले सकता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 104 लिखा है कि सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है इनमें से जो सिंधु का पर्यायवाची नहीं है? पूछा गया है कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा। पहला लिखा है उदध, दूसरा है सागर, तीसरा है जलद और चौथा है जलद। जलद। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि सिंधु का पर्यायवाची नहीं है? सिंधु का पर्यायवाची उदध होता है, जलद होता है, सागर भी होता है, लेकिन आप लोगों ने जलद जो है ये किसका होता है? जलद। आपको अगर पता होगा सिंधु का पर्यायवाची तो जलद जो है ये नहीं होता है। बाकी आपका उदध, सागर और जलद ये किसके हैं? ये सिंधु के पर्यायवाची हैं। जो आपका जलद है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर क्या होगा? जलद जो है किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है, लिखना है जलद, उसका पर्यायवाची भी सामने लिखना है कमेंट बॉक्स में। आप लोग जरूर बताना है इसका सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में भिन्न क्या है? सभी को बताना है। गरज गरज है, भूचाल भूकंपों है, उभर उभर है या फिर डूब डूब है।
इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो भिन्न है? सभी लोग आंसर करिए एक बार। इनमें से क्या ऐसा शब्द है जो भिन्न है? गरज गरज यानी कि बादल जो हैं गरज रहे हैं। उभर उभर, बादल क्या बरस रहे हैं, उभर रहे हैं। और आगे लिखा है डूब डूब, जब बादल बरसेंगे तो क्या हो जाएगा? कई सारी चीज़ें डूब जाएंगी। लेकिन भूचाल और भूकंप का कोई भी मेल नहीं है यहाँ पर, ये जो है अलग है बाकी तीनों से। इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूचाल और भूकंप। तो इस क्वेश्चन के लिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया था उनका बिल्कुल सही है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप जो है डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो जिन लोगों को भी चाहिए वो लोग मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से या फिर इस क्लास के नीचे लिंक वहाँ से भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ के साथ साथ में अगर आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है 3 से लेकर के क्लास 8 तक की, तो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली हैं। और जिनको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के लगाने हैं, वो आपको क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर मिल जाएंगे आंसर की के साथ में। और जितने भी आपको नोट्स अगर बाय करने हैं, पढ़ने हैं नोट्स, हिंदी हो गई, ईवीएस हो गए, सीडीपी हो गए, तो आपको यहाँ पर 100 रुपये में उपलब्ध है, जिनकी कीमत किताब से भी काफ़ी कम रखी गई है। किताबें आपको 300-400 में मिल रही हैं, जबकि जो नोट्स हैं वो आपको 100 रुपये में मिल रहे हैं। किताब से बहुत ही अच्छे नोट्स बने हुए हैं, क्योंकि किताब में आप ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे कि इसमें से कौन सी चीज़ हमें पढ़नी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है। और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें गलत भी दिए गए होते हैं, जहाँ आप क्या होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो चलिए, जिनको आवश्यकता हो वो लोग तुरंत बाय कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ऑफर का लाभ भी आपको मिल सकता है अगर चल रहा होगा तो। एक बार जिनको खरीदना है वो लोग चेक जरूर करिएगा। तो मिलेंगे आप लोगों को अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर इच्छा हो तो इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के पास में। धन्यवाद, बाय बाय।